नमस्कार, मैं रविनंदन। पिछले साल बांग्लादेश में गृह युद्ध होता है, जिसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ता है। वो भारत में आके शरणार्थी बन के रह रही हैं। ये बात तो आपको पता होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से वहां की कोर्ट ने इनको फांसी की सजा सुनाई है। दूसरी चीज, क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा या नहीं सौंपेगा, क्योंकि बांग्लादेश से हमने प्रत्यार्पण संधि का समझौता कर रखा है। यानी हमारा कोई भी अपराधी अगर बांग्लादेश में रहता है तो बांग्लादेश हमें दे देगा, और यहाँ पे कोई रहता है तो हम बांग्लादेश को दे देंगे। इस पे भी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने ही इनको सजा सुनाई है। अब इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल से आप भटकिएगा मत। इंटरनेशनल वर्ड ये वहां की गवर्नमेंट ने ही जोड़ा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि 2010 के अंदर इस कोर्ट की स्थापना खुद शेख हसीना ने ही की थी। इसका उद्देश्य ये था कि 1971 के अंदर जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो रहे थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग ना हो। उनको पकड़ना, उनको सजा सुनाना और उनको जेल में बंद करना, इसका मेन काम यही था। अभी फिलहाल क्या हुआ कि उसी कोर्ट ने इनको सजा सुना दी। अब इसमें 3 लोगों को सजा सुनाई गई। सबसे पहली चीज तो शेख हसीना को सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा। दूसरी चीज, शेख हसीना के टाइम पे वहां के जो गृह मंत्री थे असदुद्दीन खान, इनको भी फांसी की सजा सुनाई है। और तीसरी चीज, ढाका के जो आईजी थे उनको 5 साल की सजा हुई है। 5 साल की सजा इसलिए हुई क्योंकि ये वहां की गवर्नमेंट के साथ मिल चुके हैं। इन्होंने गवाही दी है कि जो भी चीजें हुई थी, शूट एंड साइट का ऑर्डर भी देने का काम शेख हसीना ने खुद किया था। अब बात करते हैं कि वहां की जो गवर्नमेंट थी ना, उनका मेन एजेंडा ही ये चीज था कि शेख हसीना को उनके घर में ही मार देना। ऐन वक्त पे वो फ्लाई करती हैं, भारत आती हैं और यहाँ पे सकुशल रह रही हैं। सेम यही चीज हुआ था इनके पिता के साथ, शेख मुजीबुर रहमान के साथ, जिनको बंग बंधु भी बोला जाता था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि इनको इनके घर में ही आके कई सारे लोग गोलियों से भून देते हैं। अब देखो यार, इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि जो काम शेख हसीना ने किया था प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, यानी पहली चीज तो समझाया था, दूसरी चीज फोर्सेस तैनात की थी, तीसरी चीज जब लोगों ने बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान करने की कोशिश की, सार्वजनिक संपत्तियों को, तो इन्होंने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया, जिसमें एक स्टूडेंट की मौत भी हो गई थी। अब यही सेम काम वहां की गवर्नमेंट यानी वहां के जो एडवाइजर हैं वो भी सेम यही काम कर रहे हैं। यानी यूनुस, जिनको आप जानते होंगे, जिनको ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिल चुका है, एक बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री हैं, पर वो गवर्नमेंट अच्छा नहीं चला रहे हैं। इसके भी मैं आपके रीजन बताऊंगा आगे। क्या हुआ कि 13 तारीख को इस केस का मेन वर्डिक्ट आने वाला था, यानी कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। तो शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग, उन्होंने बोला कि जी इस दिन हम पूरे देश को बंद करेंगे, यानी बांग्लादेश बंद का आह्वान किया। इनके बहुत सारे कार्यकर्ता, प्रोटेस्टर्स रोड पे उतर गए। गवर्नमेंट ने क्या किया, कोर्ट पे ये दबाव डाला कि जी आप अपना फैसला आज मत सुनाइए, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी फोर्सेस नहीं है कि हम मैनेज कर पाए इस भीड़ को। ठीक है, उस दिन कैंसिल हो जाता है वर्डिक्ट। नेक्स्ट बात आती है 17 तारीख को। अब जब 17 तारीख को ये केस की फाइनल वर्डिक्ट आने वाली थी, इस दिन बांग्लादेश में शूट एंड साइट का ऑर्डर रिलीज कर दिया जाता है। लिटरली ढाका के अंदर ये चीज था कि पूरी सड़क पे सन्नाटा फैला हुआ था। एक व्यक्ति आपको दिखता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ये चीज था कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे दिखेगा सड़कों पे तो उसको डायरेक्ट किल कर दिया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पूरे केस की वर्डिक्ट थी, इसको कई सारी यूनिवर्सिटीज में लाइव किया गया। अच्छा, आपको लगेगा कि भाई यूनिवर्सिटीज में लाइव किया गया यानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो उनके समर्थन में है, क्योंकि पिछले साल इन्हीं की वजह से तो उनको भागना पड़ा था। पर मेन बात यह है कि कोई स्टूडेंट देखने ही नहीं आया। जितनी सीटें लगी हुई थी, लाइव फ्लेक्स आगे लगा हुआ है, पर कोई भी स्टूडेंट वहां बैठा ही नहीं है। ये हालत हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी ये बात अब फील होने लगा है कि जो गवर्नमेंट चल रही थी, यानी जिसे हमने चुना था शेख हसीना की गवर्नमेंट, वो इनसे तो बेटर थी एटलीस्ट। ये बात कोई नहीं भूल सकता कि बांग्लादेश उस समय दुनिया की 40वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। अभी उसकी हालत आपको खुद दिख रही होगी। अब बात करते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पे। तो क्या भारत बांग्लादेश की जो एक्स पीएम है यानी शेख हसीना, उनको वापस करेगा बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, एडवाइजर को? तो सिंपल इसका आंसर है नो, कभी नहीं। देखो, जो प्रत्यार्पण संधि है वो उन पे लागू नहीं होता जो अपने देश में कभी लीड कर रहे थे, बाद में वो शरणार्थी बनके किसी दूसरे देश में आते हैं। यही सेम काम शेख हसीना के साथ हुआ है, क्योंकि वो वहां की एक्स पीएम थी, बाद में भारत में शरणार्थी बनके आई, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उन पे नहीं लगेगा। दूसरी चीज, क्या भारत इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को मान्यता देता है? इसका भी आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ये वहां की गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। इंटरनेशनल ना उसमें कोई जज है, ना उसमें कोई इंटरनेशनल पर्सन हियरिंग के लिए जाता है। तीसरी चीज, इंडिया खुद भी नहीं चाहता कि वो शेख हसीना को वापस करे, क्योंकि आप बांग्लादेश को देखोगे तो दिन ब दिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर में जाते जा रहा है। अभी इन्होंने रिसेंटली क्या किया कि वीजा फ्री डील कर लिया, जिसमें कोई भी अधिकारी बांग्लादेश या पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ आ जा सकते हैं, और इसमें लिटरली उनको वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है। और भारत के लिए ये बहुत ही चिंता वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही था। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलते हैं, सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।